हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, अक्सर ये सुना जाता है कि हिप्नोटिज्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को वश में किया जा सकता है। आप सोचिए कितना फिनोमिनल है। वश में किया जा सकता है, कंट्रोल में किया जा सकता है, उससे वो भी काम करवाया जा सकता है जो व्यक्ति करवाना चाहता है, वो सब काम करवाया जा सकता है। यहाँ तक कि लोग इसके द्वारा यानी कि हिप्नोटिज्म के द्वारा लोग अपराध भी करवा लेते हैं। जिसको हिप्नोटाइज करते हैं उससे अपराध जैसे कार्य भी करवाए जाते हैं। तो इसके बारे में ये इसलिए भ्रांतियां हैं कि मूवीज में और बहुत सारी लिटरेचर में, बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ आता है कि हिप्नोटिज्म एक ऐसी जो है विधा है, तरीका है, टेक्निक है जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। और मूवीज में तो स्पेशली इसको इस तरह दिखाया जाता है कि लोगों में एक रोमांच पैदा हो चुका है इसके बारे में कि आखिर ये हिप्नोटिज्म है क्या। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही काम का टॉपिक है। मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। और न केवल आप देखें, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हिप्नोटिज्म, और इसको आप साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करें। आपके जीवन में अगर कोई ऐसी घटना है तो उसको जरूर आप कमेंट के जरिए बताएं। एंड इसके द्वारा आप क्या और बता सकते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। मेरा ये चैनल और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर बार एक नई साइकोलॉजिकल जानकारी, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार हूं, तो अच्छी जानकारी और मनोवैज्ञानिक जानकारी आप तक मैं पहुंचाने का एक वादा अपने आप से मैं कर चुका हूँ। तो वो सब आप जानकारी आपको दूंगा। तो हिप्नोटिज्म क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। लोगों ने मूवीज में देखा कि एक कमरा है, बहुत ही शांत कमरा है, उसमें हल्की हल्की रोशनी है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बहुत गंभीर मुद्रा में है, और एक व्यक्ति जिसको हिप्नोटाइज किया जाता है वो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी आंखों के सेंटर पॉइंट पर एक पेंडुलम को हिलाया जाता है, या जो हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति है उसकी आंखों में लगातार देखता रहता है। तो वो उसको कुछ निर्देश दे रहा है, बहुत ही गंभीर निर्देश दे रहा है। कुछ देर बाद ही वो व्यक्ति मानने लगता है। तो इस तरह की चीजें हमारी फिल्मों में दिखाई जाती है, जिससे लोगों में बहुत अधिक रोमांच पैदा हो चुका है। लोगों में एक क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता पैदा हो गई कि ये आफत क्या है। आज हम इसके बारे में पूरी तरह बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिप्नोटिज्म क्या है। दोस्तों, ये एक ग्रीक वर्ड है और जिसका अर्थ है सोना या नींद आना। और सबसे पहले 1840 में जेम्स ब्राइड नाम के एक चिकित्सक ने इस शब्द का प्रयोग किया, और ये समझाने के लिए किया था कि कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को कैसे उसका नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उसके सबकॉन्शियस माइंड की जानकारी उससे निकलवाई जा सकती है। प्राकृतिक तरीके से किसी भी व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड की जानकारी कैसे जानी जा सकती है, ये इसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। और कैसे उसको सम्मोहित किया जा सकता है, तो सम्मोहित करने के दौरान ये एक ऐसी स्टेट है, आप इसको समझिएगा। ये एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें जिस व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है उसका पूरा ध्यान एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, व्यक्ति पर, एक जगह पर केंद्रित हो जाता है। आप सोचिए, जब एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, पर्टिकुलर व्यक्ति पर या पर्टिकुलर जगह पर अगर केंद्रित हो जाएगा तो उसका सारा ध्यान सभी जगहों से, सभी बातों से हट जाएगा और एक पर्टिकुलर टॉपिक पर केंद्रित हो जाएगा। वो वहीं सोचेगा, उसी के ऊपर उसके विचार आने लगेंगे। तो वो उसकी पूरी कंप्लीटली उसके फोकस कर लेगा। जब ध्यान एकाग्र होता है तो व्यक्ति हिप्नोटिज्म की स्थिति में चला जाता है। यही हिप्नोटिज्म है। तो फिर जब उसका ध्यान पूरी चीज़ों से हट जाएगा तो वो हिप्नोटाइज की स्थिति में आ जाएगा। और इस तरह जब वो हिप्नोटाइज की स्थिति में आ जाएगा तो जो हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति है, सम्मोहित करने वाला व्यक्ति है, वो अपने प्रभाव में उसको पूरी तरह, मतलब जो वो कहेगा वैसा वो करने लगेगा। ये एक इस तरह की स्थिति होती है। और सम्मोहन एक ऐसी कला है, विधा है, जिसमें मनुष्य को अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है, जिसमें ना तो वो पूरी तरह कॉन्शियस होता है, ना ही वो अनकॉन्शियस होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार जो हिप्नोटिज्म है या जो सम्मोहन है, वो मस्तिष्क की वो स्थिति है, वो अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति का ध्यान बहुत अधिक एकाग्र हो जाता है और किसी काम के प्रति, किसी आवाज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति वो बहुत अधिक अलर्टनेस के साथ काम करने लगता है। तो इस दिशा में बहुत सारी स्टडीज हुई, एक्सपेरिमेंट हुए, जिनमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि जो साइकेट्रिक और बिहेवियरल साइंस के प्रोफेसर थे डॉक्टर डेविड, उन्होंने बताया कि जो हिप्नोटिज्म है इसके दौरान व्यक्ति के दिमाग का जो बायां हिस्सा है वो बहुत तेजी से अलर्ट हो जाता है, सचेत हो जाता है, बहुत एक्टिवली काम करने लगता है। और जो प्रीफ्रंटल लोब है यानी कि कॉर्टेक्स है, वो भी तेजी से काम करने लगता है। ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और साइकोलॉजिकल तरीके से इसको प्रूव करके बताया गया। और इसके अलावा फ्राइड ने इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी दी।
फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, जो कि साइकोलॉजी के फादर हुए, उन्होंने इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी दी। उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि ब्रेन के 3 हिस्से हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो उन्होंने जब ये बताया कि ब्रेन के 3 हिस्से हैं या 3 स्टेट हैं, तो उन्होंने बताया कि जो कॉन्शियस है वो स्टेट है जिसमें व्यक्ति सचेत रहता है। यानी कि जैसे मैं भी आपके सामने ये वीडियो पे बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो हम और आप दोनों सचेत अवस्था में हैं, बिल्कुल जागृत हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं, तो ये सचेत स्थिति है। लेकिन जो दूसरी स्टेट है वो सबकॉन्शियस है, और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति न तो सचेत होता है और न पूरी तरह सचेत होता है, और अगर उसको कुछ पूछा जाए, उसको जोर डाला जाए, उसका ध्यान फोकस किया जाए, एक जगह सेंट्रलाइज किया जाए कि भाई आपको 2 महीने पहले आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, क्या दुर्घटना घटी, आपको 2 महीने पहले, 2 दिन पहले या कल रात को आपके साथ क्या घटना हुआ, क्या घटित हुई और आप क्या बताना चाहते हैं, तो व्यक्ति का दिमाग उसको याद करता है, रिकॉल करता है और बता देता है। ये इस तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड में ही हिप्नोटिज्म की प्रक्रिया को काम में लिया जाता है, या उस दौरान सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव होता है। ये जो हिप्नोटिज्म की प्रक्रिया है सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही कंप्लीट की जाती है। तो व्यक्ति जब याद करके कुछ ना कुछ बता देता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड के दौरान ऐसा होता है। और जो अनकॉन्शियस स्टेट है या माइंड है, वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस स्थिति होती है, यानी कि न तो व्यक्ति नींद में होता है और जागृत होता है, बल्कि वो मूर्छा की स्थिति में की जैसी स्थिति में होता है। अब हम बात करेंगे हिप्नोटिज्म के क्या स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं। तो इसके 5 मूल स्टेप्स होते हैं, जिनमें 3 बेसिक होते हैं, 2 एडवांस होते हैं। जो पहला स्टेप होता है, उसमें जो सब्जेक्ट यानी कि जिसको हिप्नोटाइज किया जाता है, उस व्यक्ति को वो हिप्नोटिज्म करने वाले, सम्मोहित करने वाले व्यक्ति के सामने होता है। उसको वो धीरे-धीरे कुछ बताने लगता है, एक पर्टिकुलर माहौल बनाता है, एंड उसको सम्मोहन के प्रभाव में लाने लगता है, तो उसको हल्की-हल्की नींद आने लगती है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है, उसमें उसको गहरी नींद आने लगती है, और वो सम्मोहित करने वाले व्यक्ति की पूरी बातों को सुनने लगता है, उसके प्रभाव में आने लगता है। और तीसरे स्टेप में व्यक्ति का जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो पूरी तरह जागृत हो जाता है। वो सब कुछ जो सम्मोहित करने वाला, हिप्नोटाइज़ करने वाला व्यक्ति जानना चाहता है, पूछना चाहता है, वो जानकारी उसको देने लगता है, बताने लगता है। और जो 4th और 5th स्थिति है या स्टेप है, ये एक कॉन्शियस लेवल में आने वाली स्थिति है, यानी कि वो जागृत अवस्था में आता है। और ये स्थिति रेयरली आती है, बहुत ही कम आ पाई है, बहुत ही कम इसके जो है प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड की स्थिति में आता है, तो इसके प्रमाण अभी तक मिले नहीं हैं, और वो इस स्थिति में बाहर आने वाली स्थिति होती है। और इस तरह ये जो सम्मोहन की जो प्रक्रिया है, ये कंप्लीट की जाती है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर हम बात करेंगे। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इस विधा का, इस सम्मोहन का या इस हिप्नोटिज्म विधि का हमारे अति प्राचीन काल से ही इसका उल्लेख मिलता है। हमारे ऋषि मुनि इसके बारे में इस तरह के एक्सपेरिमेंट किया करते थे, और बहुत ही अलग तरीके से किया करते थे। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से अगर इसके प्रमाण की बात की जाए, तो स्विट्जरलैंड के जो चिकित्सक थे पैरासेलस, उन्होंने 15वीं शताब्दी में जो है उन पेशेंट्स के लिए इस टेक्निक को अपनाया जो जिनका कोई हाथ या पैर काटना होता था, यानी कि उनको उनका पेन मैनेजमेंट, उनका जो दर्द होता था, तो एनेस्थीसिया उस समय नहीं था। भूख जो है उनको पूरी तरह एनेस्थीसिया की स्थिति लाने वाली ऐसी कोई दवा नहीं थी, कोई तरीका नहीं था, तो उनको हिप्नोटिज्म के ज़रिए उनका पेन मैनेजमेंट, उनको उस स्थिति में ले जाया जाता था जहाँ वो दर्द को महसूस नहीं करते थे, और उनको ऑपरेट किया जाता था। कई बार युद्ध के दौरान लोगों के हाथ पैर जख्मी हो जाते थे, कट जाते थे, तो उन लोगों का ट्रीटमेंट भी उस टाइम 15वीं शताब्दी में के दौरान ऐसा करने के लिए किया जाने लगा। तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ी, धीरे-धीरे इसमें एडवांस तरीके जुड़ते गए, और आज इसकी स्थिति बहुत अलग है। तो इस तरह जब एनेस्थीसिया नहीं था, तो एक एनेस्थीसिया के एक अल्टरनेट के तौर पर इसको देखा गया। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, मनोचिकित्सा का एक हिस्सा है, और इसमें जो सम्मोहित जो करने वाला व्यक्ति है, जो होने वाला व्यक्ति है, उसके जो सेंसेस होते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, और सब सम्मोहित करने वाला व्यक्ति, हिप्नोटाइज़ करने वाला व्यक्ति उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। वो बोलने के साथ-साथ वो चल भी सकता है, लिख भी सकता है, सारे काम जो वो जागृत अवस्था में कर सकता है, वो सब सम्मोहित अवस्था में कर सकता है। ये स्थिति है।
सम्मोहन का सच ये है, हिप्नोटिज्म का सच ये है कि जो काम व्यक्ति जागृत अवस्था में कर सकता है वो सम्मोहित अवस्था में भी कर सकता है। अब इसके यूजेस क्यों हैं, क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो मैंने बताया कि उस समय 15वीं शताब्दी में लोगों के लिए जब हाथ पैर का काटने की नौबत आती थी, ऑपरेट करने की स्थिति आती थी, तो एनेस्थीसिया नहीं था। तो उनका दर्द कैसे मैनेज किया जाए, उनको कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाए और उनका ट्रीटमेंट किया जाए, इसलिए इस टेक्निक को अपनाया गया और इस तरह इसको इसके सफल रिजल्ट्स रहे। तो धीरे धीरे फिर इनमें और चीज़ें जुड़ती चली गई, तो इसका यूज उस दौरान शुरू हुआ। और सम्मोहन का प्रयोग मनोचिकित्सा के एक सहायक तकनीक के रूप में किया जाने लगा और इसके द्वारा लोगों में जो दबी हुई जो दर्दनाक स्थितियां हैं, जो ब्रेन के सबकॉन्शियस ब्रेन में दबी होती है और इसकी वजह से बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनके होने लगती है, तो उनके ट्रीटमेंट में यानी कि उनकी दर्दनाक यादें, मेमोरीज, विचार, भावनाएं, उन सब कुछ जानने के लिए हिप्नोटिज्म विधि का सहारा लिया जाने लगा कि एक व्यक्ति अचानक ऐसा व्यवहार क्यों करता है, एक व्यक्ति क्यों डरा हुआ रहता है, क्यों बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो एबनॉर्मल तरीके हैं वो क्यों करता है। तो इस टेक्निक का प्रयोग तब किया जाता है। तो इस तरह इसका किया जाता है और इसका यूज जनरली एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को ठीक करने में इसका किया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों की के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उनको उस सैडनेस से बाहर निकालने के लिए भी हिप्नोटिज्म का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग लोगों को वश में करने के लिए नहीं किया जाता। लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां, धारणाएं हैं। अगर आप ये भ्रांतियां और धारणाएं जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप कमेंट करिएगा, इसके बारे में अपनी राय रखिएगा और मुझे पूछिएगा कि आप क्या मिथ और क्या फैक्ट्स हैं इसके, वो जानना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आपको इसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो इस तरह इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के सबकॉन्शियस ब्रेन में जो चीज़ें दबी हुई हैं वो जानी जाती है और एक व्यक्ति इस प्रक्रिया में वो सब करवा जो सम्मोहित करने वाला व्यक्ति है, हिप्नोटिज्म करने वाला व्यक्ति है, वो सबकॉन्शियस ब्रेन की परतों को खोलता है और जानने की कोशिश करता है और बहुत हद तक वो सफल रहता है। और ये उस व्यक्ति के साथ ही टेक्निक काम में ली जाती है जो अवेयर होता है, जो इस प्रक्रिया को करने के लिए अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर चुका होता है, उसी के साथ ये किया जा सकता है, हर किसी के साथ नहीं किया जा सकता। बाकी इसके क्या मिथ हैं, क्या फैक्ट्स हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और आप अपनी कमेंट को ज़रूर बताइए, अपनी राय को ज़रूर रखिए। मेरा ये वीडियो दोस्तों हिप्नोटिज्म के बारे में यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।